सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस आभासीय इन हाउस सीबीएसई की इन हाउस ट्रेनिंग में हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो आज के माननीय रिसोर्स पर्सन हैं श्री राजेश्वर कुमार मिश्र जी, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर महाराजगंज से हैं, और इनका टॉपिक होगा आज का टीचिंग स्ट्रैटेजी इन सोशल साइंस। तो आप सभी अपने माइक को म्यूट कर लेंगे ताकि रिसोर्स पर्सन महोदय को जो है किसी प्रकार की बीच में परेशानी ना हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो, किसी प्रकार का कोई सुझाव लेना हो, तो आप हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है इस आभासीय वर्चुअल बैठक में। तो आप हैंड रेज कर लेंगे और तब उसके बाद से अपने आप को अनम्यूट करके और तब जो है किसी प्रकार का प्रश्न या सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा चैट बॉक्स में आप आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई भी चीज टाइप करके ये कर सकते हैं। तो माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय का स्वागत है हमारे इस सीबीएसई की इन हाउस ट्रेनिंग में। तो मैं चाहूंगा कि विलंब न करते हुए अब विषय को शुरू किया जाए। स्क्रीन शेयर का परमिशन दे दीजिए। जी 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 है, हो गया। आज दिनांक 20/2/2022 को सीबीएसई द्वारा संचालित इन हाउस ट्रेनिंग में आप सभी आचार्य बंधु भगिनी का अभिनंदन, स्वागत है। इन्हें हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित सभी आचार्य बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार। आज इन हाउस ट्रेनिंग में विषय है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले इस विषय में दो बिंदु जो दिए गए हैं, पहला है सामाजिक विज्ञान और दूसरा है शिक्षण विधियां। तो हम पहले शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे बिंदु सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी विषय को संपादित करने के लिए हमें मेथड की जरूरत होती है, शिक्षण के तौर तरीके को जानना जरूरी है, तभी हम कक्षा में सफल हो पाएंगे। शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स वह विधियां हैं जिनकी सहायता से शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इसलिए हम सभी आचार्य बंधु भगिनी को मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करना पहले जरूरी है। इस मेथड से हम पठन पाठन को संपादित करें। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच के प्रश्न का सही उत्तर है। यह किसी विषय या प्रकरण को छात्रों तक पहुंचाने हेतु एक उत्तम एवं प्रभावशाली नीति व नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है।
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। शिक्षण विधियों की विशेषताएं। शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक सही एवं स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। यानी कक्षा कक्ष में जो भी पाठ्यक्रम को हम संचालित करने वाले होते हैं, उस पाठ्यक्रम को सही तरीके से कैसे संचालित कर पाए, उसके लिए हम शिक्षण विधियों का सहारा लेते हैं। कैसे पाठों को स्पष्ट रूप से भैया बहनों को समझा सके, इसका सहारा लेते हुए हम पठन पाठन कार्य संपादित करते हैं। दूसरा है, शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को महत्व प्रदान किया जाता है। यानी जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ के महत्ता को समझाते हुए, उस पाठ के महत्व को समझते हुए हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम कक्षा कक्ष में भैया बहनों को अधिक से अधिक दे सकें, जो उनके मनोमस्तिष्क के लिए काफी प्रभावकारी सिद्ध हो। तीसरा है, शिक्षण विधियों में शिक्षण की उप विधियां की भी उचित सहायता ली जाती है। यानी जिस मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सहायक कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जिससे हम पाठ को सही रूप से संचालित कर पाए, तो उसका सहारा लेते हुए अगर पाठ को संपादित करते हैं तो काफी कारगर सिद्ध होता है। शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं। प्रत्येक की विशेषताएं होती है, उस तरह से शिक्षण विधियों की भी एक विशेषताएं हैं। शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों एवं शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया के दौरान किया जाता है। किसी प्रकरण को कैसे पढ़ाया है, किस तरह पढ़ाना है, या छात्रों तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी का उत्तर शिक्षक को शिक्षण विधियों द्वारा ही मिलता है। शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्यों एवं प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता। पहला, इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में अस्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। यानी शिक्षण कार्य जिस मेथड से हम करते हैं, जिस का सहारा लेकर करते हैं, चाहे वह प्रदर्शन विधि के माध्यम से हो या प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से हो, तो वह भैया बहनों के लिए काफी कारगर साबित होता है और वह अस्थायित्व का रूप लेता है। आजीवन उसके मनोमस्तिष्क में बना रहता है, वह कभी विस्मृत नहीं होता है। जैसे हम सभी चलचित्रों के माध्यम से कक्षा कक्ष संचालित करते हैं, जिसको हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, तो उसमें जो भी चीजें दिखाई जाती है, जो भैया बहन देखते हैं, जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं, गीत सुनते हैं, तो आजीवन हमें मनोमस्तिष्क में वह याद रहता है। कभी भी किसी भी समय अगर उस गीत को सुनते हैं तो स्मरण में आ जाता है कि भाई हम इस फिल्म का वह गीत है। कहानी को सुनते हैं या कभी सुने हुए हैं, तो कभी चर्चाएं होती है, तो इसके कहानी को तो पहले हमारे आचार्य जी ने बताया हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि काफी लंबे समय तक उसके मनोमस्तिष्क में वह बात बनी रहती है। जैसे छोटे कक्षाओं में हम पढ़ाने जाते हैं,
तो बोर्ड पर या दीवालों पर जो पेंटिंग के माध्यम से चित्र बनाकर पढ़ाया जाता है, तो भैया बहन चित्र देखने मात्र से ही समझ जाते हैं कि यह सेब है या केला है। तब सेब केला को, क्योंकि वह दिन रात उसके अभ्यास में है, वह शब्द सुनना, उसका उपयोग करना, तो फिर उसको समझने में काफी आसानी होती है और आसानी से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या बी फॉर बनाना याद कर लेता है। तो इस तरह से हम माध्यम का प्रयोग करते हैं तो छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव ला सकते हैं। दूसरा है, इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है, यानी जिसके माध्यम से हम भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं, चित्रों के माध्यम से उसको समझा रहे हैं, तो जो भी ज्ञान वह प्राप्त करता है, तो कभी चर्चाएं होती है भैया बहनों के बीच या आचार्य भैया बहनों के बीच या अभिभावक भैया बहनों के बीच, तो पुनः स्मरण में वह आ जाता है कि इस चीज को चित्रों के माध्यम से हमारे गुरुजी ने बताया हुआ है। तीसरा है, यह प्रकरण एवं विषय की जटिलताओं को कम करने में कार्य करती है। स्वाभाविक है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ाने चल रहे हैं, कक्षा में पाठ को उठाए हुए हैं, तो जो भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, अगर हम चित्रों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करते हैं तो वह काफी सरल हो जाता है। अब सामाजिक विज्ञान ही हम पढ़ाने चले हैं और भारत के मानचित्रों के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपके पास मैप है या मैप के माध्यम से आप समझा रहे हैं, तो आप भैया बहन जल्दी ही समझ पाएंगे कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में कौन कौन से राज्य हैं, और वह आजीवन उसके मनोमस्तिष्क में बैठा रहेगा, वह कभी विस्मृत नहीं होगा। उसको समझने में भी काफी आसानी महसूस होगी, चाहे वो ग्लोब के माध्यम से हो, चार्ट के माध्यम से हो, मॉडल के माध्यम से हो, मैप के माध्यम से हो। हम किसी भी माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं तो वह भैया बहन को काफी समझने में सरल महसूस होता है। शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है, क्योंकि हम भैया बहनों के लिए वह नया प्रयोग रहता है, तो उसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा बनी रहती है, देखने की, समझने की उत्सुकता बनी रहती है। और जो भी आचार्य जी, दीदी जी इसका प्रयोग करते हैं, तो शांत माहौल एक उत्पन्न होता है, क्योंकि भैया बहनों का ध्यान उस चीज को देखने में लगता है। इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है। शिक्षण विधि का जो प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है। चौथा है, विधियों का सही तरह एवं कुशलता के साथ उपयोग करने से प्रकरण या पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षण विधि के प्रयोग हेतु छात्रों का मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास एक साथ किया जा सकता है। शिक्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली मुख्य शिक्षण विधियां। किसी शिक्षण विधि का उपयोग कहां, कैसे और किस तरह करना है, यह शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है। यह शिक्षक के ऊपर ही निर्भर है कि किस मेथड का प्रयोग हम कहां करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड का प्रयोग हमेशा हर कक्षाओं में करना है। बदल बदल कर अगर हम करते हैं और विषय वस्तु से संबंधित
प्रयोग करते हैं तो भैया बहनों को उसके प्रति रुचि बढ़ती है। लेकिन एक ही चीज को बार बार अगर दिखाने का प्रयास करेंगे तो भैया बहन भी ऊब जाते हैं। बदलना है और शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि कहाँ हमको कैसे किस चीज का प्रदर्शन करना है कि वह अच्छा है। शिक्षण विधियां कई प्रकार की होती है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि अर्थात लेक्चर मेथड के माध्यम से हम कक्षा कक्ष को संचालित करते हैं। प्रदर्शन विधि यानी कक्षा में हम कुछ दिखाकर भी पठन पाठन को कार्य संपादित करते हैं। विषय वस्तु को लेकर अगर प्रदर्शित करते हैं तो अच्छा साबित होता है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि यानी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो वह ज्यादा भैया बहनों के लिए सफल सिद्ध होता है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी भैया बहनों के बीच काफी उत्सुकता बनाए रखता है। जो भैया बहन ध्यान पूर्वक अच्छा श्रोता के रूप में कक्षा कक्ष में बैठे रहते हैं तो उनके अंदर यह जिज्ञासा बनी रहती है कि आचार्य जी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सही सही जवाब मैं दे सकूं। यह भी विधि जो है भैया बहनों के बीच तुलनात्मक ज्ञान या अध्ययन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जो भैया बहन कक्षा में अच्छे प्रश्नों सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो जो नहीं दे पाते हैं उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न होता है कि हम भी कक्षा में आचार्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पाऊं, और वह प्रयास करता है, परिश्रम करता है ताकि अगले दिन मैं इसमें सफल हूं। तो इसी को क्रमबद्धता से व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि के बारे में आगे हम चित्रों के माध्यम से, जैसे व्याख्यान प्रदर्शन विधि के माध्यम से समझेंगे। यह वह विधि है, व्याख्यान विधि, यह वह विधि है जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु करता है। इस विधि का उपयोग शिक्षक कक्षा के बाहर भी कर सकता है। यह विधि प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्य को प्राकृतिक वातावरण में बैठकर इसी विधि का उपयोग किया करते थे। यह विधि सबसे सरल मानी जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कक्षा अनुशासन में रहती है। चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि गुरुकुल आश्रम में किस प्रकार से प्राचीनतम विधियों के माध्यम शिक्षा दी जाती थी, जहाँ किसी भी प्रकार की पुस्तक कॉपी की आवश्यकता नहीं थी। एक स्वच्छ वातावरण में गुरुजी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह विधि काफी प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु इसी प्रकार के शिक्षा दिया करते थे। बड़ा महंगा है। और इस प्रकार के शिक्षा में अच्छे श्रोता के रूप में भैया बहन बैठते थे। गुरुजी जो भी बातें बताते थे उनको ध्यान पूर्वक सुनना और सुनने मात्र से याद हो जाता था। आज भी छोटे बच्चों को हम सभी याद नहीं कराते हैं। जो भी बातें अपने अभिभावक से, अपने परिवार के बुजुर्गों से छोटे छोटे बच्चे जो सुनते हैं, सुनने मात्र से वह याद कर लेता है और पुनः उस शब्दों की पुनरावृत्ति कर देता है। तो सुनने मात्र से ज्ञान में वृद्धि, अगर अच्छे श्रोता हैं तो जितना हम याद करके रटंत विद्या के माध्यम से अध्ययन या कौशल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम सुनकर याद कर सकते हैं। और
जो भी भैया बहन अच्छे श्रोता के रूप में कक्षा कक्ष में बैठते हैं, व्याख्यान विधि के माध्यम से, लेक्चर मेथड के माध्यम से जो शिक्षा के कार्य संपादित करते हैं, उससे कक्षा में काफी अनुशासन बनी रहती है। दूसरा है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि शिक्षक को व्याख्या करने हेतु उसकी सहायता करती है और छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाने में भी शिक्षक की सहायता करती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, कृषि चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो कृषि चैप्टर में अगर फसल के बारे में उसको बता रहे हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल इत्यादि के बारे में अगर बता रहे हैं, तो उस फसल से संबंधित कक्षा में अगर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो भैया बहन जल्दी ही उस चीज को समझ जाते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत आने वाले फसल कौन कौन से हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाले कौन फसल है, जायद फसल किसको कहा गया। तो अगर उसको दिखाते हैं तो दिखाने में, समझाने में भी शिक्षक की सहायता होती है और भैया बहन को समझने में भी काफी सहूलियत या रुचि कह सकते हैं देखने को मिलती है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है और साथ ही वह दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट भी करते रहता है, जिससे छात्र प्रकरण में रुचि लेते हैं और उनका ज्ञान अस्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रदर्शन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया, यानी उनके मन की बातों के अनुरूप हम अगर हम शिक्षा देते हैं तो वह काफी कारगर साबित होता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषकर या साइंस में विशेषकर देखते होंगे भैया बहन कहते हैं कि आचार्य जी प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रदर्शन ही कराया जाता है, दिखाया जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या सोशल साइंस में भूगोल हो, सिविक्स हो, जो है उसको दिखाकर अगर हम पढ़ाते हैं तो काफी अच्छा साबित होता है। जैसे यहाँ चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। छोटे कक्षाओं में भैया बहनों को पढ़ाने के लिए चित्रों के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं तो कम समय में अधिक याद भैया बहन कर लेते हैं, समझ जाते हैं। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्लेटो के गुरु सुकरात द्वारा किया गया था। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है और यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है, साथ ही यह प्रकरण को लेकर छात्रों को रुचि बढ़ाने का भी कार्य करती है। इसके प्रयोग से छात्रों के मध्य की व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर छात्रों में भेद, मेधावी, औसत, निम्न किया जा सकता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हम कक्षा में यह पहचान कर पाते हैं कि कौन भैया सबसे अधिक प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं, उनको मेधावी की श्रेणी में रखते हैं, कौन उससे कम है जिसको औसत की श्रेणी में, और सबसे कम प्रश्नों का उत्तर कौन से भैया बता रहे हैं उनको निम्न की श्रेणी में रखते हैं। कैटेगरी बांटने में काफी यह विधि कारगर साबित होती है और जो भैया सबसे कमजोर होते हैं वह चिन्हित कर लिए जाते हैं और उसके अनुरूप उस भैया बहन को शिक्षा कार्य संपादित किया जाता है, तो वह भैया काफी आगे निकल सकता है। प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को, जो भी लक्ष्य निर्धारित है, जैसे कि अभिभावकों का भी एक
लक्ष्य रहता है, भैया बहनों का भी लक्ष्य रहता है, पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी एक लक्ष्य रहता है कि हमारे सब्जेक्ट में भैया अधिक से अधिक परसेंटेज लाएं। प्रधानाचार्य जी के द्वारा भी यह बातें कही जाती है कि जो भी शिक्षक है अपने विषय में अच्छे प्रतिशत लाते हैं वह सेवा पुस्तिका में बाहर आ जाता है। तो परसेंटेज लाने के लिए सभी शिक्षक प्रयासरत रहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर भैया बहन बताएं, याद करें, उनको याद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और उस तरह से प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं भैया बहनों के सामने कि भैया बहन भी सरल से उसका उत्तर दे सके ताकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो जो भी लक्ष्य निर्धारित है, चाहे आचार्य जी के द्वारा लक्ष्य निर्धारित हो, भैया बहनों के द्वारा लक्ष्य निर्धारित हो, या अभिभावकों के द्वारा भी रहता है कि हमारा पुत्र विद्या मंदिर में पढ़ रहा है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित एफिलिएटेड विद्यालय में, तो अन्य विद्यालयों के बनिस्पत हर प्रकार से वह अच्छा हो, शिक्षण कार्य में भी वह अच्छा हो और अच्छे अंक प्राप्त करे, इसकी अपेक्षा अभिभावकों की भी होती है। तो इस विधि के माध्यम से अधिक हम भैया बहनों को सक्रिय कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। यह विधि टीचिंग मेथड्स की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वाकई विधियों में से एक है। जैसे अपने विद्या भारती योजना में प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं होती है, तो उस प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं में जो भी भैया बहन भाग लेते हैं वह अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर याद ही करते हैं, यहां तक कि पृष्ठ संख्या तक भी याद कर लेते हैं कि किस पृष्ठ में कौन से प्रश्न है, उसका उत्तर क्या होगा, ताकि हम प्रश्न मंच प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ला सकें। तो जो लक्ष्य निर्धारित करके भैया बहन तैयारी करते हैं, उस लक्ष्य को पाने में प्रश्नोत्तर विधि काफी कारगर साबित होता है। दूसरा है उसके बाद आगमन विधि। इस विधि का प्रतिपादन राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक पहुंचा जाता है। अर्थात यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। कहने का भाव यह है कि यानी पहले से जो भैया बहनों को जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अज्ञान की ओर, यानी अपने विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को हम संपादित करने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु से भैया बहन अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो ज्ञान, पूर्व का ज्ञान है, उस ज्ञान को उभारते हुए विषय वस्तु की तरफ आना, वह आगमन विधि कहलाता है। ये पंचपदी शिक्षा पद्धति में भी लिखा गया है, हम लोग डायरी बनाते हैं, उसमें अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार है। तो अदिति का जो कार्य है, पूर्व ज्ञान से अपने विषय वस्तु की तरफ आना, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। जैसे हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर बाजार चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो बाजार चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या भैया बहन उससे परिचित हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को पूछते हुए उस चैप्टर पर आ सकते हैं क्या? जो दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तुओं का उत्पादन हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, जिसका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछना कि जो हम सर्फ, साबुन, क्रीम, पाउडर, सेंट जो भी इस्तेमाल करते हैं, वह कहाँ से खरीदते हैं? ये शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र हम पहने हुए हैं, वह वस्त्र की खरीदारी हम कहाँ से करते हैं?
आसानी से भैया बहन इस प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि दिन रात उससे जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, खरीदारी करते हैं, बाजार जाते हैं, तो उत्तर सबका आएगा कि हम बाजार से खरीदारी करते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों को पूछते हुए अपने विषय वस्तु के तरफ आना, यह आगमन विधि कहलाता है। और छोटे प्रश्नों के पूछने से भैया बहन सरलता से उत्तर भी बता देते हैं। तो इस आगमन विधि के माध्यम से भी हम शिक्षण कार्य संपादित प्रारंभ करते हैं, तो भैया बहन की रुचि बढ़ती है। ऐसा नहीं कि कक्षा में गए और सीधे ही विषय वस्तु को हमने रख दिया कि आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले, बस भैया बहन को क्योंकि उस विषय से तो अपरिचित हैं, तो अपरिचित हैं तो स्वाभाविक है कि उनको लगेगा कि अरे क्या बता रहे हैं आचार्य जी, तो समझ में नहीं आ रही है, ये तो समझ कैसे, आचार्य जी फिर से एक बार बताइए, 2 बार 3 बार वो सब पूछेगा कि आचार्य जी फिर से बताइए, फिर से बताइए। तो शिक्षक को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम सरलता से कठिनता की ओर पहुंचेंगे तो काफी सहायता महसूस होती है। इस सरलता से कठिनता की ओर जाने के लिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने के लिए अगर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए करते हैं, कक्षा को संपादित करते हैं, तो और भी शिक्षक को भी कक्षा संपादित करने में सरलता महसूस होगी और भैया बहनों को भी रुचि बढ़ेगी कि आचार्य जी आज कुछ दिखाने वाले, आचार्य जी कुछ करने वाले, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। आगमन विधि का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। बाल संसद की बैठक, बाल संसद के माध्यम से बच्चों को नाट्य के द्वारा संसद के कार्य विधि के बारे में बताना। अगर हम संसद चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो अपने विद्यालय में ये शिशु सभा का गठन होता है, बाल सभा का गठन होता है, किशोर सभा का गठन होता है, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, शिशु वर्ग, तरुण वर्ग का गठन होता है। तो उस गठन की प्रक्रिया क्या है? अगर उस गठन की प्रक्रिया से भैया बहन अवगत हैं, किस प्रकार से हम अपने अध्यक्ष, सचिव, संरक्षक का चुनाव करते हैं और उसके बाद चयन करने के बाद जो विभागों का बंटवारा किया जाता है हर विभाग का, तो उससे अगर वह भैया बहन परिचित हैं तो उस परिचित विषय को लेते हुए अगर हम संसद चैप्टर पढ़ाते हैं तो भैया बहन जल्दी ही समझ जाएंगे। उसके बाद है निगमन विधि। निगमन विधि का प्रतिपादन अरस्तु के गुरु प्लेटो द्वारा किया गया था। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, अर्थात जो भैया बहनों को जानकारी में नहीं है उस चीज को पढ़ाते हुए उसके ज्ञान में वृद्धि किया जाता है। जिसे वह परिचित नहीं है उससे परिचित कराते हुए विषय वस्तु को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के मध्य किसी सूत्र या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है जिससे छात्र परिचित हो। अर्थात इस विधि में छात्रों को सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि को दर्शन शास्त्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। इस विधि में छात्रों को सामान्य से विशिष्ट, ज्ञान से अज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाया जाता है। प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां, प्रधानमंत्री के बच्चों को पहले प्रधानमंत्री, उनके कार्य, उनकी शक्तियों के बारे में बताना,
फिर इन बातों को विद्यालय स्तर पर प्रस्तुत करना। जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है, प्रधानाचार्य पूरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता, कक्षाचार्य कक्षा के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता, उसके बाद छात्र, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता, सांसद क्षेत्र विशेष के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता, उसके बाद नागरिक। खेल विधि। आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बालकों एवं शिशुओं को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इस विधि के प्रतिपादक के रूप में हेनरी फोल्डवेल को देखा जाता है। यह रुचिकर विधि है। इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रकट करता है, जिसके कारण प्राप्त ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान होता है और छात्र लंबे समय तक उस ज्ञान का भंडारण अपने मस्तिष्क में कर सकता है। खेल विधि से हम शारीरिक मानसिक विकास भैया बहनों का करते हैं। खेल के प्रति भैया बहनों की रुचि भी काफी अच्छी दिखती है। इस विधि के माध्यम से हम कक्षा अनुशासन भी बना सकते हैं। अनुशासन बनाने में खेल विधि की काफी सराहनीय भूमिका होती है। अब इसके बाद इन सभी विधियों के बाद हम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियां पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियां। पहला है निरीक्षण विधि। निरीक्षण से तात्पर्य है किसी वस्तु, घटना या स्थिति का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना। अतः इस विधि में बालक किसी वस्तु, स्थानीय स्थिति को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। निरीक्षण किसी वस्तु, घटना, इसे विधि के माध्यम से भैया बहनों को ज्ञान बढ़ाने में काफी सहायता मिलती है। इसीलिए आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में प्रतिवर्ष भ्रमण कार्यक्रम चलता है। सरकार उसके लिए पैसा खर्च करती है। भैया बहनों को भ्रमण के माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित किए जाते हैं, दिखाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जगह जगह पे ले जाकर निरीक्षण कराया जाता है, चाहे वो स्थान हो या कोई धर्म स्थल हो या नगर महानगर हो, किसी भी प्रकार की बातें हो या भ्रमण के दौरान किसी से संबंधित जानकारी देनी हो, तो भैया बहन ज्यादा ही और कम समय में सही रूप से समझ पाते हैं। जैसे कि हम भूगोल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उद्योग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उद्योग सिर्फ लिखा हुआ है दीवालों पर या श्यामपट पर हम लिख दिए उद्योग, लेकिन भैया बहन आज तक उद्योग देखा ही नहीं। कैसे कच्चे माल के रूपों में परिवर्तन करके उद्योग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। किताबों में सिर्फ लिखी गई बातों को अगर पढ़ रहा है तो वह काफी टिकाऊ नहीं होगा और कारगर भी साबित नहीं होगा। अगर उसको दिखा देते हैं कभी भी कहीं भी जब समय मिले जैसा मिले, क्या कच्चा माल जैसे किसान जो है गन्ना उत्पादन कर रहा है, तो गन्ने से जो हम चीनी प्राप्त करते हैं, तो इस शुगर मिल के माध्यम से फैक्ट्री के जो कि एक बड़े आकार के रूप में है, बृहत आकार के रूप में है, उसके माध्यम से हम चीनी प्राप्त करते हैं। कभी ले जाकर हमने दिखा दिया
तो भैया बहन स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा ये उद्योग है, अच्छी बात है। चलिए आचार्य जी, ये तो हम समझ गए कि इसी उद्योग के माध्यम से गन्ने से हम चीनी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कपास है, कपास की खेती किसान भाई करते हैं, और कपास कच्चा माल है तो कपास से धागा बनता है। धागा बनाने के बाद कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो धागा फैक्ट्री, कपड़े का जो जहाँ पे निर्माण होता है उस फैक्ट्री को दिखाना। तो दिखाने मात्र से भैया बहन स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि जो भी पुस्तकों में लिखी गई बातें हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये यही बातें जो है पुस्तकों में भी लिखी गई है। यह विधि देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि यानी निरीक्षण विधि देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है। यानी भैया बहन जो देखते हैं उससे सीखते भी हैं। जैसे कि अपने विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन होता है, तो विज्ञान प्रदर्शन में जो भी भैया बहन प्रोजेक्ट बनाते हैं वह किसी न किसी के माध्यम से ही वह कार्य संपादित करते हैं, सहारा लेते हैं। चाहे वो नेट का सहारा लेते हो या शिक्षक के द्वारा सहारा लेते हो, जो भी मेथड का वह निरीक्षण करते हैं उसके अनुरूप वह कार्य करके प्रदर्शन दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि हम अच्छा करें, अच्छा हमारा प्रदर्शन रहे। तो देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है निरीक्षण विधि। छोटी कक्षाओं में स्थानीय भूगोल पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां आदि प्रकरण पढ़ाने में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब हम जैसे कि पहले ही आप चर्चा किए थे कि निरीक्षण विधि, प्रदर्शन विधि या प्रयोगात्मक विधि जो चर्चाएं हुई थी, तो विभिन्न प्रकार के फसलें एक विषय आया। तो फसल के बारे में अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है उसको अगर हम कक्षा में दिखाते हैं या कक्षा के बाहर ले जाकर कभी दिखाते हैं, जो अभी मौसम चल रहा है, ये गेहूं का फसल है, ये मक्का का फसल है, ये दलहन में सरसों का पौधा है, ये अरहर का पौधा है, ये सभी चीजों को अगर हम बताते हैं। बहुत ऐसे शहरी क्षेत्र के भैया बहन हैं कि दाल का सेवन उनके घर में होता है, लेकिन दाल का पौधा, चना के पौधे को नहीं देख पाए हैं, अरहर के पौधे को नहीं देख पाए हैं, मसूर के पौधे को नहीं देख पाए हैं। तो विद्यालय से बाहर निकलकर अगर हम उसको निरीक्षण कराकर पाठ को संपादित करते हैं तो वह भैया बहन फसल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वह आजीवन उनके मनोमस्तिष्क पर बना रहता है, कभी विस्मृत नहीं हो पाते। भूगोल चैप्टर में हम पढ़ा रहे हैं, बाढ़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाढ़ बाढ़ बार बार रटा जा रहा है, किताबों में लिखा हुआ है, दिखाया जा रहा है, लेकिन भैया बहनों ने कभी देखा नहीं है कैसे बाढ़ आती है। तो बरसात के दिनों में अगर हम किसी नदी के किनारे उसको उन भैया बहनों को ले जाएं तो जो भी बातें किताबों में लिखी हुई है कि नदी में जब जल का स्तर बढ़ता है तो नदी के जल की धारा के कारण दबाव पर के नदी का बांध टूट जाता है। बांध टूटने के कारण जल जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में बिखर जाती है। तो इस तरह से जो भी बातें हम बताते हैं अगर उनको अवगत करा दें, दिखा दें, तो वह काफी कारगर साबित होता है। तो यह है निरीक्षण विधि। छोटे कक्षाओं के लिए भी है, इस यह विधि काफी कारगर साबित होता है। छोटे छोटे किड्स जो हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक जो अंक है उसको बिखेर दिए और उसको सजाने के लिए भैया बहनों को दे दिए, क्रमबद्धता से सजाइए। जो ABCD है उसको
हमने अलग अलग कर दिया, उसको सजाने के लिए दे दिए। तो उसको व्यवस्थित रूप से भैया बहन देखेंगे, सजाएंगे, या कभी सजाया हुआ मिला तो उसको बिखेर दिए, फिर सजाएंगे, तो वह जल्दी ही भैया बहन याद कर पाते हैं। सभी जो विधियां हैं, उन सभी विधियों के कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। तो निरीक्षण विधि के कुछ जो गुण हैं उन पर चर्चा करते हैं। छात्र में सीखने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। प्रत्यक्ष अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों में कल्पना शक्ति एवं तुलना शक्ति का विकास होता है। निरीक्षण बालक के ज्ञान कोश में वृद्धि करता है। प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी होता है। पांचवा बिंदु जो दिया गया है, प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व अस्थायी होता है। यानी जो भी निरीक्षण के दौरान बातें बताई जाएगी भैया बहनों को, वह काफी स्पष्ट होगा और अस्थायी होगा। कभी भी वह जीवन में उस चीज को नहीं भूलेंगे। निरीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं। शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है। भैया बहनों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को भी पूर्व की तैयारी होगी, तभी यह विधि में काफी सफल हो पाएंगे। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम भैया बहनों को कुछ नहीं बता पाएंगे। छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। जैसे भ्रमण कराने के लिए हम भैया बहनों को ले गए और एक ही टीचर के हवाले 40 भैया बहनों को कर दिया गया कि आचार्य जी आप बहुत रट लगाए हुए हैं कि भ्रमण के माध्यम से भैया बहनों को शिक्षा दिया जाए, भ्रमण के माध्यम से भैया बहनों को कुछ सिखाया जाए, कुछ दिखाया जाए। तो जब आप कहते हैं तो आप ही ले जाइए। अगर इस तरह की बात हो जाती है तो एक भैया 40 एक आचार्य 40 भैया बहनों को एक साथ अगर ले जाते हैं भ्रमण कराने के लिए, तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर उनके साथ 2-4 शिक्षक साथ में हो तो शायद उस अनुशासन बनाए रखने में काफी सरलता महसूस होगी। लेकिन किसी एक व्यक्ति के हवाले अधिक से अधिक संख्या को लगा दिया जाता है तो वहां पे अनुशासन जो है नहीं देखने को मिलती है। छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। तीसरा, इस विधि में समय एवं धन अधिक खर्च होता है। निरीक्षण विधि में समय एवं धन अधिक खर्च होता है और हो सकता है कि सिलेबस समय पर पूर्ण भी न हो। समय एवं धन मतलब भ्रमण कराने के दौरान जो भी खर्च होंगे, चाहे वो विद्यालय के द्वारा हो या भैया बहनों के द्वारा, खर्च तो होगा, लेकिन खर्च होने के बावजूद भी यह विधि काफी अस्थायी साबित होगा। दूसरा बिंदु है वाद विवाद विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि में शिक्षक तथा छात्र मिलकर किसी समस्या या प्रकरण पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा आपसी सहमति द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विधि के 2 रूप होते हैं, औपचारिक वाद विवाद, अनौपचारिक वाद विवाद। जैसा कि चित्रों में आप देख रहे हैं, अनौपचारिक वाद विवाद, इसके लिए किन्हीं निर्धारित नियमों या किसी पूर्व निर्धारित पद्धति की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक वाद विवाद, इसमें प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है। इसका संचालन पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। वाद विवाद विधि के पद, पहला है प्रकरण या समस्या का निर्धारण करना, दूसरा है समूह का निर्माण करना, तीसरा है वाद विवाद संचालन करना, चौथा है वाद विवाद की समीक्षा करना, पांचवा है शिक्षक का दायित्व परीक्षण करना, मूल्यांकन करना। वाद विवाद विधि के गुण, छात्रों में सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है।
छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास होता है। छात्रों में तर्क, चिंतन, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। यह बालिकाओं में अनुसंधान यानी खोज की प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस विधि में सभी छात्र भाग लेते हैं, जिससे छात्रों में सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। वाद विवाद विधि के दोष: इसमें समय अधिक लगता है, अनुशासनहीनता का भय बना रहता है, छात्र विषय से भटक कर व्यर्थ की बातें हम तर्क कर सकते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद है इकाई विधि। इस विधि के प्रवर्तक एच. सी. मॉरिसन है। यह वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि में विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में बांट लिया जाता है और उन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विषय वस्तु, प्रयोगात्मक कक्षाओं तथा विज्ञान और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उपविभाजन है। इकाई विधि के पद: अनुसंधान या जांच, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा क्रियान्वित आत्मीकरण, सुव्यवस्थीकरण, अभिव्यक्तिकरण। इकाई विधि के गुण: इस विधि में छात्र योजना विधि या समस्या समाधान विधि दोनों की तरह क्रियाशील रहते हैं। इस विधि के द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जिससे कि भैया बहन जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। दोष: इकाई योजना बनाने में दक्ष अर्थात कुशल अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता। स्रोत संदर्भ विधि: भूतकाल इन घटनाओं द्वारा छोटे एवं शेष चिन्ह स्रोत कहलाते हैं। संदर्भ से तात्पर्य प्रमाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु से होता है, जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोतों के गहन अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद किया जाता है। यह विधि निरीक्षण विधि के समान ही है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न स्रोतों का प्रदर्शन कर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के प्रमुख स्रोत: मौखिक स्रोत अर्थात गीत, लोकोक्तियां, परंपराएं, रीति रिवाज एवं दंत कथाओं के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को संपादित कर पाते हैं। सामग्री संबंधी स्रोत: प्रतिमा, यंत्र, शास्त्र, खंड, सिक्के के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखित अथवा मुद्रित स्रोत: हस्तलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, रिपोर्ट, वही खाते, डायरी इत्यादि के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्रोत संदर्भ विधि के गुण: इससे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, यानी भैया बहनों को स्वाध्याय करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जब वह स्वाध्यायी होंगे तभी विभिन्न प्रकार के जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इससे अतीत का वातावरण स्थापित किया जा सकता है और भूतकाल को वास्तविक बनाया जा सकता है। इतिहास के क्रम में हम कहते भी हैं कि जब तक अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम वर्तमान की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भैया बहनों को अतीत के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है
और उसे अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए भैया बहनों को स्वाध्यायी प्रवृत्ति का होना चाहिए। और उसके लिए कक्षा में भी कभी भी सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार भैया बहनों को पुस्तक जरूर पढ़वाना चाहिए, या घर पे भी स्वाध्यायी हो, उच्चारण उनका स्पष्ट हो, सही तरीके से हिंदी को पढ़ पाएं, इसके लिए पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्च स्तर के अध्ययन तथा शोध कार्य में यह विधि छात्रों में रुचि पैदा करती है। दोष, यह अत्यधिक खर्चीली विधि है, इसमें समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ये स्रोत संदर्भ विधि के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं तो शिक्षक को भी अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए, उसके बारे में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए, तब जाके हम सफल हो पाएंगे और भैया बहनों को सही रूप से ज्ञान दे पाएंगे। विद्यालय में पुस्तकालय का होना आवश्यक है। पुस्तकालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के माध्यम से भी हम भैया बहनों को अतीत के बारे में जानकारी दे सकते हैं। छोटी कक्षाओं, छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। स्वकेंद्रीय विधि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि में छात्रों को पहले अपने गृह प्रदेश का ज्ञान दिया जाता है, यानी जिस जिला का वह वासी है, निवास करने वाला है, उसके बारे में पहले जानकारी उसे दी जाए तो वह उत्तम विधि है। हम जीके पढ़ा रहे हैं भैया बहनों को, लेकिन उसको स्वयं पता नहीं है कि आप किस जिला में रहते हैं, उस जिला में अनुमंडल कितने हैं, प्रखंडों की संख्या कितनी है, एक प्रखंड में कितने पंचायत हैं, आप किस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं। ये स्थानीय स्तर से जब उसको हम जानकारी देंगे तो अब वह राज्य और देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा तो काफी सफल साबित होगा, वह जानकारी काफी टिकाऊ होगा। यह विधि सरल से कठिन की ओर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। सरल से कठिन की ओर संकेंद्रित विधि, यानी जो प्रारंभिक ज्ञान है, जैसे बचपन में ही अभिभावकों के द्वारा यह सिखाया जाता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके चाचा जी का नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, आपका प्रखंड कहाँ है, आपका जिला कहाँ है। ये सारी चीजों की जानकारी जो प्रारंभ में दी जाती है, अगर भैया बहनों को वह याद है या कभी भूल जाते हैं तो उसको याद कराते हुए अगर हम राज्य और देश के बारे में जानकारी देंगे तो वह काफी आसानी से समझ जाए। चुनाव चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं 9th में, तो चुनाव चैप्टर चढ़ाने के पहले स्थानीय इकाई के बारे में पढ़ाना है और उसको पता ही नहीं, ग्राम पंचायत के बारे में उसको जानकारी ही नहीं, और हम के लोकसभा विधानसभा पढ़ा रहे हैं। तो जब वह स्थानीय पंचायत चुनाव के बारे में उसको जानकारी प्राप्त नहीं है तो लोकसभा और विधानसभा के बारे में कितना हम बता पाए या जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो भैया बहन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले हमें सरल से कठिन की ओर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है संकेंद्रीय विधि, छोटी छोटी बातों को बताते हुए आगे की ओर बढ़ना। क्रियात्मक विधि, इस विधि में छात्र अपने आप कार्य करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करें, छात्रों का उचित मार्गदर्शन करें। जैसे किसी भैया बहनों को चित्र बनाने के लिए दिया जाता है कि तुमको सेव का चित्र बनाना है, किसी जानवर का चित्र बनाना है, तो भैया बहन चित्र बनाने में लग जाते हैं, स्वयं कार्य करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा
हम चित्रों का प्रदर्शन कर सकें। तो जो उसके सफल शिक्षक हैं, अगर उनकी सहायता करते हैं, बनाने में मदद करते हैं, तो छात्र भी उस चित्र को बनाने में काफी रुचि दिखाते हैं। यह विधि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि विज्ञान प्रदर्शन या गणित मेला भैया बहनों के द्वारा अपने योजना में आयोजन किया जाता है, गणित मेला का, विज्ञान मेला का। तो उसमें जो भैया बहन भाग लेते हैं वह स्वयं क्रियात्मक विधि के माध्यम से अपने विषय वस्तु को तैयार करते हैं, और अगर उसमें शिक्षक की भूमिका होती है तो वह काफी भैया बहन सफल हो पाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अच्छा कर पाते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। कार्यगोष्ठी विधि, सामूहिक विचार विमर्श हेतु कार्यगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। लगभग 30 से 40 व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा 4-5 दिन जमकर किसी विषय या समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। जो कोई व्यक्ति कार्यगोष्ठी में भाग लेता है उसे कुछ न कुछ करना नितांत जरूरी होता है, अतः सभी छात्र क्रियाशील रहते हैं। कार्यगोष्ठी में शिक्षण सत्र को 2 पारियों में विभाजित किया जाता है। प्रातःकालीन सत्र, इसमें सभी सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है, विभिन्न विद्वानों के भाषण होते हैं, वह कार्य संपादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है सायंकालीन सत्र, इसमें छोटे छोटे दलों का निर्माण किया जाता है तथा मुक्ता से विषय की गहराई को उतरते हुए अपने कार्य करते हैं। इन दलों के निर्माण में अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्यगोष्ठी के पद, समस्याओं का चयन करना, समस्याओं का वर्गीकरण करना, सामूहिक परिचर्चा, वर्गवार कार्य करना, कार्य को अंतिम रूप देना, कार्य का मूल्यांकन करना। कार्यगोष्ठी विधि के गुण, यह विधि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का एक सुव्यवस्थित एवं व्यवहारिक रूप है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय एवं गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। सामाजिक एवं जीवन से संबंधित कौशल की प्राप्ति होती है। विषय में सूझबूझ का विकास होता है। उच्च स्तर के शिक्षण के लिए बहुत लाभदायक है। कार्यगोष्ठी विधि के दोष, यह खर्चीली विधि है। कार्य की गति धीमी होने से समय अधिक लगता है। इस विधि के द्वारा विद्यालय व्यवस्था में कठिनाई आती है। प्रयोगात्मक विधि, इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। वह छात्रों का मार्गदर्शक माना जाता है। शिक्षक केवल योजना बनाता है एवं अन्य सहायक सामग्रियों के बारे में छात्रों को निर्देशित करता है। भूगोल अध्ययन के लिए यह उपयुक्त विधि मानी जाती है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह उपयोगी विधि है। जैसा कि चित्रों में दिखाया जा रहा है, प्रयोगात्मक विधि के गुण, बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक सक्रिय रहते हैं। बालक स्वयं करके सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। दोष, इस विधि में समय अधिक लगता है। यह विधि अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। पूर्ण विषय वस्तु को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। सामूहिक विवेचना विधि, इस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति तथा परिवीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। शिक्षक की पर्यवेक्षण में बालकों के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन सामाजिकृत परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत
कक्षा में छात्रों के कई समूह बना दिए जाते हैं तथा छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सामूहिक विवेचना विधि, एक साथ बैठकर किसी विषय वस्तु पर चर्चा करना, इससे छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है। एक साथ बैठना, किसी प्रकार का अंतर दिखाई नहीं देना या अंतर नहीं करना, बालकों में खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सभी भैया बहन या प्रयासरत रहते हैं कि जो भी विषय मिले हुए हैं उस विषय को हम अच्छे से संपादित करें, प्रस्तुत करें, इसके लिए वह प्रयासरत होते हैं। शिक्षक का सहारा लेते हैं, नेट का सहारा लेते हैं, जिससे अच्छा बन सके, जिससे हम अच्छा कर सके, इसके लिए भैया बहन प्रयासरत रहते हैं। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। छात्र और शिक्षक सहयोग से कार्य करते हैं। जिससे उसमें मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इस विधि में गृह कार्य नहीं दिया जाता है। सामूहिक विवेचना विधि के दोष। इस विधि में समय एवं श्रम अधिक लगता है। विद्यालय का कक्षा के अंक कार्य प्रभावित होते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। प्रादेशिक विधि। इस विधि के प्रवर्तक हर्वर्टसन है। प्रादेशिक शब्द का अर्थ है प्रदेश से संबंधित, अर्थात जब स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता है वह प्रादेशिक विधि कहलाता है। भूगोल के अध्ययन के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। प्रादेशिक विधि के गुण। इसमें समय और शक्ति की बचत होती है। अध्ययन में सुविधा होती है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों मानव के लिए सहसंबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। दोष। इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों पर नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक प्रदेश की निश्चित सीमा नहीं होने के कारण अध्ययन अपूर्ण रहता है। निष्कर्ष। जो भी हम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियों पर चर्चा किए हैं उसका निष्कर्ष, शिक्षण विधियां वह साधन है जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति में समय समय पर शिक्षण के तरीकों में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी है जब शिक्षक उसका प्रयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे। यानी जो भी बातें बताई गई है, जिस पर हम लोग चर्चा किए हुए हैं, उन सभी विधियों का प्रयोग अगर हम अपनी कुशलता से करते हैं, कुशलता के अनुरूप करते हैं, तो शायद वह काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत सभी आचार्य बंधु को नमस्कार। बोलिए। आप सभी से आग्रह है कि आशा जी के द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया उसे अपनाने की पूरा प्रयास करेंगे। अगली सीबीएसई की जो इन हाउस ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी सूचना दी जाएगी। आज एक सीबीएसई की तरफ से
5 दिन का यानी कि 5 आवर्स ट्रेनिंग जो है आयोजित की जाने वाली है 21 से 25 तारीख तक। उसकी सूचना ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है। कृपया करके उसके लिए आप जल्द से जल्द पंजीयन कर ले। धन्यवाद। शेष शुभ।